ये है ईरान। पूरी दुनिया जिसे अक्सर एक विलेन की तरह ही देखते है, लेकिन क्या ईरान सच में एक विलेन है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम ईरान को इतनी गहराई से समझेंगे कि इस वीडियो के बाद आपका पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। ईरान को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्टोरी में जाना पड़ेगा। आज जिसे हम ईरान कहते हैं उसका पुराना नाम था पर्शिया, और लगभग 550 बीसी में पर्शिया सिर्फ एक कंट्री नहीं बल्कि एक सुपर पावर एम्पायर था। इस एम्पायर को एस्टेब्लिश किया था काइरोस द ग्रेट ने। पर्शिया एम्पायर यूरोप से लेकर इंडिया तक फैला हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस एम्पायर्स में से एक था। बाय द वे, जिन्हें बीसी या एडी की मतलब नहीं पता वो मेरे इस शॉर्ट्स को देख सकते हो। मेन टॉपिक पर आते हैं। टोटल 20 से ज्यादा कंट्रीज इस पर्शिया एम्पायर में थोड़ी बहुत शामिल थे, और ये 6 कंट्रीज तो फुल्ली पर्शिया एम्पायर के अंदर ही थे। एंड अराउंड 633 एडी में पर्शिया की पावर बहुत ही कम हो चुका था। बहुत सारे वॉर में हार रहे थे, इतनी बड़ी एम्पायर को ठीक से बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। एंड उसी टाइम अरेबियन या यूं कहो कि मुस्लिम्स ने पर्शिया पर अटैक कर दिया था। एंड 651 एडी मतलब 20 साल के अंदर ही पूरी पर्शिया को अपनी कब्जे में ले लेता है मुस्लिम्स ने, कुछ हिस्सा छोड़कर। और पर्शिया अगले 900 से 1000 साल तक ऐसे ही रहे। बट 1693 में ऑटोमन एम्पायर ने इराक को अपनी कब्जे में ले लिया था। एंड उसी टाइम इराक को अलग कर दिया था ईरान से। ऐसा ही इराक और ईरान दोनों की बॉर्डर क्रिएट हुआ था, लेकिन ईरान की ये नया बॉर्डर्स जियोग्राफिकली इतनी परफेक्ट थी कि उसे आप अनब्रेकेबल भी कह सकते हो, बिकॉज ईरान के माउंटेन्स, डेजर्ट एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान को अनब्रेकेबल प्रोटेक्शन देता है। साथ ही ईरान के पास ऑयल, गोल्ड, यूरेनियम एंड जिंक के भंडार पड़ी है। ऑटोमन एम्पायर के बाद आया ब्रिटिशर्स के राज। ब्रिटिशर्स ने इंडिया की तरह फुल कंट्रोल तो नहीं कर पाया था ईरान में, बट ईरान की जो किंग थे वो बहुत ही मोटी रकम की लोन चुका रहा था ब्रिटिशर्स को। लेकिन जब ईरान में ऑयल डिस्कवर हुआ तो ब्रिटिशर्स ने लोन की जगह ऑयल की डील कर लेता है, जिसे डार्सी कॉन्सेशन डील कहा जाता है। इस डील के अनुसार ईरान में जितने भी ऑयल डिस्कवर होगा, सारे के सारे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने की परमिशन सिर्फ ब्रिटिशर्स के पास ही होगा, जिससे ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज्यादा फायदा मिला था। और ईरान सिर्फ देखता ही रह गया कि ब्रिटिशर्स कैसे डेवलप हो रहा था उनका ही तेल से। ये डील हुई थी 60 ईयर्स के लिए, लेकिन डील खत्म होने के बाद भी ईरान के पास बहुत सारे ऑयल बचेगा। इस सोच में ब्रिटिशर्स और एक डील करना चाहता था। बट तब कहानी में एंट्री होती है मोहम्मद मुशर्रफ की। 1953 डेमोक्रेटिकली प्राइम मिनिस्टर बनता है मोहम्मद मुशर्रफ, और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पर डार्सी कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्ट्रैक्ट साबित करता है। वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट ईरान को फंसा कर की गई थी, जिससे ईरान और गरीब बनता जा रहा था। अगर ईरान के पास इतनी ऑयल है तो ईरान आज भी इतनी गरीब क्यों है? इसके आंसर में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बोला था इसमें उनकी जज करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है। इसका मतलब यूके उनके खिलाफ ज्यादा बड़ी स्टेप नहीं ले सकता, जिससे ईरान अपनी ऑयल को नेशनलाइज कर पाए थे और पूरी दुनिया को ऑयल बेच सकते थे अब। और इसी जगह यूके की ईगो हार्ट हो जाती है एंड यूके यूएसए की मदद लेकर ऑपरेशन एजेक्स स्टार्ट करता है, जिसमें सीआईए ने बहुत ही गंदी लेवल की प्रोपेगेंडा फैलाई थी मोहम्मद मुशर्रफ के अगेंस्ट, जिसमें फेक न्यूज़, न्यूज़पेपर कंट्रोल करना, साथ ही प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करना, और सबसे बड़ी बात ईरान की कुछ परसेंटेज मिलिट्री को पैसों से अपनी तरफ करना। फेक न्यूज़ प्लस प्रोटेस्ट प्लस मिलिट्री, इन तीनों की मदद से मोहम्मद मुशर्रफ को सत्ता से हटाने में कामयाब रहे थे यूके और यूएसए। नतीजा ये होता है 1953 में डेमोक्रेटिकली चुना गया मोहम्मद मुशर्रफ को जेल हो जाता है। कुछ इस लेवल की प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, और अमेरिका अपनी एक पपेट मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की प्राइम मिनिस्टर बना देता है। रेजा पहलवी थी तो एक ईरानियन, बट उसने ज्यादातर जिंदगी वेस्टर्न कल्चर के साथ ही बिताया था, इसलिए वो चाहता था कि ईरान में भी वेस्टर्न कल्चर स्टेबल हो। लेकिन रेजा पहलवी ने कुछ ज्यादा ही फास्ट मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहा था देश को, और साथ ही अपना तख्ता को प्रोटेक्ट करने के लिए सीक्रेट पुलिस इन्वेंट किया था। सीक्रेट पुलिस का काम था जो भी प्रोटेस्टरी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट आवाज उठाने की कोशिश करते थे उन्हें बेरहमी से मारना। एंड दिस टाइम एंट्री होती है आयतुल्लाह खुमैनी। अभी तक जितनी मॉडर्नाइज हो चुकी थी ईरान वो बहुत ही ज्यादा था, बिकॉज इट्स एन इस्लामिक कंट्री एंड हमें पता है कि इस्लाम में वुमेन्स फेयर के ऊपर कितनी स्ट्रिक्ट रूल है, जो स्ट्रिक्ट रूल प्रेजेंट टाइम में ईरान में चल भी रहा है। इस तरह की मॉडर्नाइजेशन ईरानियन को बिल्कुल पसंद नहीं था। बट आयतुल्लाह खुमैनी था एक ग्राउंड लीडर जो सबके दिल से लीडर था, बिकॉज वो आम इंसानों के साथ
घुल मिल कर रहता था और सब लोग उनके अंदर खुद को देख पाते थे। सब लोग रिलेट कर पाते थे खुद से। और आयतुल्लाह खुमैनी ईरान की एक बेटर वर्जन सबको देने की सपना दिखाया, जहां एंटी वेस्ट, प्रो इस्लामिक सिस्टम, एंटी फॉरेन कंट्रोल होगा। अभी तक वेस्टर्न के लिए ईरानियन की गुस्सा पीक पर था, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल को बेहुदा तरीके से छीनना। सेकंड थिंग इज वेस्टर्न कल्चर ईरानियन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थर्ड थिंग इज सीक्रेट पुलिस की दबदबा। और आयतुल्लाह खुमैनी की ईरान की एक न्यू विजन सबको बहुत ही पसंद आता है, जिसकी वजह से ईरान में एक वोट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका मेन टॉपिक था क्या ईरान इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री होगा। जिस वोट में 98%, मतलब सोच के देखो, 98% ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक के लिए वोट किया था। नतीजा ये हुआ ईरान की फुल कंट्रोल इस्लाम में लिखी गई रूल पर ही बेस्ड हुआ और आयतुल्लाह खुमैनी प्राइम मिनिस्टर से भी पावरफुल हो गया। आयतुल्लाह खुमैनी की इस पावर को नाम दिया गया है सुप्रीम लीडर, और ईरान में इसे ही कहते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस रेवोल्यूशन ने ईरान की सारी पॉलिसीज को बदल कर रख दी थी। जहां वुमेन्स इस तरह की गेटअप में घूम सकते थे, अब सिर्फ हिजाब ना पहनने की वजह से फाइन लग सकता था। इस रेवोल्यूशन के बाद पूरी ईरान इस्लामिक कल्चर को ही फॉलो कर सकता था और साथ ही वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न मूवी, वेस्टर्न सॉन्ग पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल लगाया गया था। आयतुल्लाह खुमैनी ने जिस स्लोगन से लोगों की दिल जीत ली थी, मतलब एंटी वेस्टर्न, उसी हिसाब से ही काम कर रहा था। आयतुल्लाह खुमैनी को ये बात अच्छे से पता था कि आज नहीं तो कल 1953 की मोहम्मद मुशर्रफ की तरह अमेरिका किसी न किसी दिन उसे भी जेल में डाल सकता है, जिसकी सॉल्यूशन के तौर पर न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था, जिसका नाम सुप्रीम लीडर